Hello student, welcome to my channel Physics Made Easy by दर्शन दवे। आज का लेक्चर है एसी करंट में लेक्चर नंबर 2। स्पेशली जो आज का लेक्चर है वो जो लोग नीट की प्रिपरेशन करते हैं या एम्स की प्रिपरेशन करते हैं उनके लिए ये स्पेशल लेक्चर है। और नेक्स्ट लेक्चर जो मैं लाऊंगा वो स्पेशली JEE मीन्स की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। A transformer having efficiency is 90% is working on 200 volt and 3 kilowatt power supply. If current in the secondary coil is 6 ampere and the voltage across the secondary coil and current in the primary coil respectively are dash. तो आपको दिया है एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर। तो आपको एफिशिएंसी आपको दी कितनी दी है 90%। ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? एफिशिएंसी का मतलब आउटपुट पावर यानी पावर इन सेकेंडरी अपॉन इनपुट पावर इन प्राइमरी, राइट। वर्किंग ऑन 200 वोल्ट एंड 3 किलोवाट पावर। तो यानी यहाँ पे आपको वोल्टेज दिया है, ये जो वोल्टेज है ये आपको वोल्टेज कितना दिया है 200 वोल्ट और पावर है 3 किलोवाट। तो पावर जो है वो 3 किलोवाट पावर है, यानी ये पावर कौन सा है? तो ये पावर है पावर इन प्राइमरी, राइट। तो ये आपको दिया है 3 किलोवाट। देयरफॉर हम ऐसा बोल सकते हैं पावर इन सेकेंडरी इज इक्वल टू 90% ऑफ पावर इन प्राइमरी कॉइल। 90% मतलब 90/100 एंड पावर इन प्राइमरी कॉइल। तो पावर इन प्राइमरी कॉइल आपको कितना दिया है 3 किलोवाट। 3 किलोवाट मतलब 3000 वाट। तो यहाँ पे पावर इन सेकेंडरी उसका जो आंसर है बेटा, तो पावर इन सेकेंडरी आपको आएगा 2700 वाट। अब पावर इन सेकेंडरी PS मतलब वोल्टेज इन सेकेंडरी कॉइल एंड करंट इन द सेकेंडरी कॉइल। तो ये है 2700 वाट, राइट। तो आपको करंट इन द सेकेंडरी कॉइल यानी आपको फाइंड करना है वोल्टेज अक्रॉस द सेकेंडरी कॉइल। तो वोल्टेज अक्रॉस द सेकेंडरी कॉइल तो VS का जो आंसर आएगा वो होगा 2700 डिवाइडेड बाय IS। अब करंट इन द सेकेंडरी कॉइल आपको दिया है 6 एम्पियर। तो VS इक्वल टू 2700 डिवाइडेड बाय 6। तो 2700 डिवाइडेड बाय 6 करोगे तो इसका आंसर आएगा 900 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, मतलब कि इसका जो आंसर आएगा VS का आंसर आएगा वो आएगा 450 वोल्ट। यानी ट्रांसफार्मर में हम हमेशा ऐसा करते हैं कि जो प्राइमरी कॉइल है उसको हम P से डिनोट करते हैं और सेकेंडरी कॉइल को S से डिनोट करते हैं। अब आपको क्या फाइंड करना है? नाउ फाइंड द करंट इन द प्राइमरी कॉइल। तो पावर इन प्राइमरी कॉइल मतलब VP इंटू IP। आपको IP फाइंड करना है, तो IP का आंसर क्या होगा? पावर इन प्राइमरी अपॉन वोल्टेज ऑफ द प्राइमरी। अच्छा, पावर इन प्राइमरी, तो प्राइमरी कॉइल में जो पावर है वो पावर डायरेक्टली आपको कितना दिया है 3 किलोवाट मतलब 3000 वाट। एंड वोल्टेज इन प्राइमरी तो वो आपको दिया है 200। तो आपका जो आंसर आएगा IP इज इक्वल टू 3000/200 मतलब वो आंसर आएगा 15 एम्पियर, राइट। तो आपके दो आंसर
450 और 15 एम्पियर। तो 450 एंड 15 एम्पियर, ये है ऑप्शन बी, राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ कॉइल ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस L is connected in series with a bulb and AC source। यानी ये कॉइल है, उसको, ये कॉइल है, कॉइल को बल्ब के साथ कनेक्ट किया है और फिर AC सोर्स के साथ कनेक्ट किया है। तो ये जो है इट इज AC सोर्स, राइट। चार ऑप्शन दिए हैं आपको कि फ्रीक्वेंसी ऑफ AC सोर्स इज डिक्रीज्ड, number of turns in the coil reduces when XL become XC and an iron rod inserted in the coil। ठीक है, तो यानी यहाँ पे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में थोड़ा यहाँ पे थोड़ा गलती है, AC सोर्स है, ठीक है। A self inductance L is connected in a series with a bulb B and AC source, brightness of the bulb decreases। क्वेश्चन में ये है brightness of the bulb decreases। अब ये क्यों डिक्रीज होती है, तो इसके आपको चार ऑप्शन दिए हैं, तो कौन सा रीज़न होगा। तो यहाँ पे सर्किट में देखो, यहाँ पे एक इंडक्टर है, उसका इंडक्टेंस L है और ये है बल्ब B, और ये जो है ये AC सोर्स है। अब इसकी ब्राइटनेस क्यों डिक्रीज होगी, ठीक है। तो अगर इसमें से करंट डिक्रीज होगा तो ब्राइटनेस डिक्रीज होगी। तो करंट का फॉर्मूला यहाँ पे क्या आएगा, तो I इक्वल टू वोल्टेज अपॉन इम्पीडेंस। तो ये सर्किट का इम्पीडेंस क्या होगा, अंडर रूट ऑफ R² प्लस XL²। मतलब कि I का आंसर क्या होगा, V अपॉन अंडर रूट ऑफ R² प्लस ओमेगा² L²। ठीक है, तो यहाँ पे ब्राइटनेस कम हो रही है, मतलब करंट डिक्रीज हो रहा है, राइट। तो पहला ऑप्शन देखते कि फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स डिक्रीज, नहीं भाई, आई एंड ओमेगा फ्रीक्वेंसी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो अगर फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी तो करंट इंक्रीज होना चाहिए, मतलब ये ऑप्शन नहीं आएगा। सेकेंड ऑप्शन, नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल आर रिड्यूस, तो करंट इज नॉट डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स। यानी एज यू सी आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स नहीं है, ठीक है, यानी करंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स, तो सेकेंड ऑप्शन भी नहीं आएगा। तीसरा, XL बिकम्स इक्वल टू XC, तो यहाँ पे कैपेसिटेंस तो है नहीं, तो थर्ड ऑप्शन भी नहीं आएगा। अब फोर्थ ऑप्शन, आयरन रॉड इज इंसर्टेड इन द कॉइल, यानी जब भी हम आयरन रॉड इंसर्ट करते हैं तो क्या होता है, आयरन रॉड इज व्हेन आयरन रॉड इज इंट्रोड्यूस, देन जब भी हम आयरन रॉड इंट्रोड्यूस करते हैं तो ये L इंक्रीजेस, इंडक्टेंस इंक्रीजेस। अगर इंडक्टेंस इंक्रीज होगा तो यहाँ पे करंट क्या होगा, डिक्रीज होगा, एंड करंट डिक्रीज होगा, तो अगर करंट डिक्रीज होगा तो ब्राइटनेस डिक्रीजेस, राइट। इसका मतलब ये फोर्थ ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन। नेक्स्ट हम पे चलते हैं। एन इलेक्ट्रिकल सर्किट R, L and C and an AC voltage source all are connected in series. When L is removed from the circuit, the phase difference between voltage and current in the circuit is pi/3. If instead C is removed from the circuit, the phase difference again pi/3. सो पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट, तो आपको यहाँ पे जो पूछा है पावर फैक्टर, तो पावर फैक्टर मतलब कॉस डेल्टा, ठीक है। तो कॉस डेल्टा आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पे वी नो दैट फेज डिफरेंस डेल्टा का जो फॉर्मूला आता है
आर एल और सी सर्किट में फेज डिफरेंस का फॉर्मूला टेन डेल्टा इज इक्वल टू ओमेगा एल माइनस वन अपॉन ओमेगा सी डिवाइडेड बाय आर, मतलब कि एक्स एल माइनस एक्स सी डिवाइडेड बाय आर, राइट। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले हमने क्या रिमूव किया, एल इज रिमूव। अगर एल रिमूव हो जाता है तो टेन डेल्टा का आंसर क्या होगा, तो टेन डेल्टा का आंसर होगा ओमेगा सी अपॉन आर, सॉरी एक्स सी अपॉन आर, ठीक है। उसका आंसर तब फिर जो फेज डिफरेंस है, तो फेज डिफरेंस का जो आंसर आता है वो कितना आता है, पाई बाय थ्री, यानी टेन पाई बाय थ्री। तो टेन पाई बाय थ्री, टेन पाई बाय थ्री मतलब 60 डिग्री, टेन पाई बाय थ्री मतलब 60 डिग्री, यानी इसका आंसर √3। तो एक्स सी बाय आर इज इक्वल टू √3। तो एक्स सी का आंसर क्या होगा, √3r। अब क्या पूछा है, अब आप सी को रिमूव करते हो, तो अगर सी को रिमूव करोगे तो टेन डेल्टा, अगर सी को रिमूव करोगे तो टेन डेल्टा आएगा एक्सएल बाय आर, बिकॉज यहाँ पे सी नहीं है, तो एक्सएल बाय आर। वो भी आपको पाई बाय थ्री दिया है फेस डिफरेंस, तो टेन पाई बाय थ्री। तो टेन पाई बाय थ्री मतलब वंस अगेन टेन पाई बाय थ्री मतलब 60 डिग्री, मतलब कि √3। तो एक्सएल का जो आंसर होगा वो होगा √3 इंटू आर, राइट। नाउ अब आपको पावर फैक्टर पूछा है कि भाई पावर फैक्टर की वैल्यू क्या होगी। तो टेन डेल्टा इज इक्वल टू एक्सएल माइनस एक्सी बाय आर, ये फॉर्मूला में एक्सएल और एक्सी की वैल्यू रख दो। तो एक्सएल की वैल्यू क्या है, √3r, राइट। और एक्सी की वैल्यू क्या है, √3r डिवाइडेड बाय आर। ये कैंसिल हो जाएगा, यानी टेन डेल्टा का आंसर होगा 0, मतलब कि डेल्टा होगा 0 डिग्री। नाउ पावर फैक्टर क्या है, पावर फैक्टर मतलब कॉस डेल्टा। तो कॉस डेल्टा यानी कॉस 0 डिग्री, तो कॉस 0 का आंसर क्या होता है, 1। सॉरी, आपको पावर फैक्टर पूछा है, तो पावर फैक्टर मतलब कॉस डेल्टा, तो कॉस डेल्टा मतलब कॉस 0, तो कॉस 0 डिग्री, यानी उसका जो आंसर आता है वो आएगा 1, राइट। आंसर आएगा 1, चलेगा। तो ये जो है ये कॉस डेल्टा, यानी ये हमारा जो ऑप्शन है वो सी। फिर से आप देख लो, टेन डेल्टा का फॉर्मूला होता है ओमेगा एल माइनस वन अपॉन ओमेगा सी डिवाइडेड बाय आर, यानी एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर। कभी कभी एक्सी माइनस एक्सएल भी लेते, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो टेन डेल्टा इज इक्वल टू, पहले हमने क्या रिमूव किया, तो सबसे पहले एल रिमूव। तो जब एल को हमने रिमूव किया तो फॉर्मूला है एक्सी अपॉन आर, तो एक्सी अपॉन आर यानी टेन पाई बाय थ्री, तब डेल्टा पाई बाय थ्री मिलता है, तो एक्सी का आंसर √3 आ। अब सी रिमूव, अगर हम सी रिमूव करेंगे तो क्या होगा, सी रिमूव करेंगे तो टेन डेल्टा का आंसर एक्सएल अपॉन आर, यानी टेन पाई बाय थ्री, तो एक्सएल अपॉन आर इक्वल टू √3, तो एक्सएल का आंसर √3r। अब टेन डेल्टा का फॉर्मूला एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर, तो √3r माइनस √3r डिवाइडेड बाय आर, मतलब कि टेन डेल्टा 0, मतलब डेल्टा का आंसर 0 डिग्री। अब पावर फैक्टर फाइंड करना है, पावर फैक्टर मतलब कॉस डेल्टा, कॉस डेल्टा मतलब कॉस 0, कॉस 0 का आंसर क्या होता है, 1। तो हमारा ऑप्शन सी ऑप्शन राइट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू की बात करते हैं। द इलेक्ट्रिक फील्ड एसोसिएटेड विथ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम इज गिवन बाय E इक्वल टू 40 cos kz माइनस 6 इंटू 10⁸ t
आई कैप। द वैल्यू ऑफ वेव वेक्टर के, यहाँ पे आपको दिया है E इक्वल टू 40 कॉस के जेड माइनस 6 इंटू 10⁸ टी आई कैप। ये इक्वेशन को कंपेयर करो इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन क्या है? E इक्वल टू E0 कॉस के जेड माइनस ओमेगा टी। तो यहाँ पे आप कंपेयर करोगे तो t का कोफिशिएंट होगा वो ओमेगा होगा, तो यहाँ पे t का कोफिशिएंट क्या है? 6 इंटू 10⁸। सो ओमेगा का आंसर आएगा 6 इंटू 10⁸, राइट। तो ओमेगा का आपको आंसर मिला 6 इंटू 10⁸ रेडियन पर सेकेंड, और पर सेकेंड भी हम लिख सकते हैं। अब आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है। अब ये जो इक्वेशन दिया है ये वैक्यूम के लिए है, तो फॉर वैक्यूम जो वेलोसिटी होती है वो वेलोसिटी v होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सो नाउ फ्रॉम द फॉर्मूला वेलोसिटी v इक्वल टू ओमेगा अपॉन k की वैल्यू क्या आएगी? ओमेगा अपॉन v। तो ओमेगा की वैल्यू क्या है? 6 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाय जो वेलोसिटी है वो 3 इंटू 10⁸, राइट। तो यहाँ पे ये कट हो जाएगा 10⁸, और 3 टू ज़ा होगा 6, तो फाइनली k की वैल्यू है 2 मीटर इनवर्स। तो इट इज़ योर राइट आंसर, इट इज़ 2 मीटर इनवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। यानी सबसे पहले हमने क्या किया, हमने ये जो इक्वेशन है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वेशन से कंपेयर किया। ओमेगा आपको मिला 6 इंटू 10⁸, और ये वैक्यूम के लिए, तो वैक्यूम की वेलोसिटी है v 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। फ्रॉम फॉर्मूला v इक्वल टू ओमेगा अपॉन के, ये ऑलरेडी हम थियरी में डिस्कस कर चुके हैं, तो k का आंसर होगा ओमेगा अपॉन v। पुट द वैल्यू ऑफ ओमेगा, पुट द वैल्यू ऑफ v, वी कैन फाइंड द k वेव वेक्टर, राइट। नेक्स्ट सम, an AC voltage is applied to a resistance R, inductor L in series. If R and inductive reactance both are equal to 3 ohm, यानी रेजिस्टेंस की वैल्यू एंड इंडक्टिव रिएक्टेंस यानी XL दोनों की वैल्यू आपको दी है 3 ohm. The phase difference between applied voltage and current is equal to dash. फेज डिफरेंस आपको फाइंड करना है डेल्टा। तो इन सर्किट R and L in series, R in series, तो टेन डेल्टा का फॉर्मूला क्या होता है? एक्चुअली फॉर्मूला ये होता है कि XL माइनस XC अपॉन R, बट यहाँ पे कैपेसिटेंस नहीं है तो XC हम लेंगे 0। तो टेन डेल्टा का आंसर होगा XL बाय R। XL आपको दिया है 3 ओम और R भी 3 ओम आपको दिया है, यानी इसका आंसर 1 होगा। तो डेल्टा इक्वल टू 10 इनवर्स 1। तो 1 आंसर कब आता है? जब एंगल कितना हो? π/4। 10 इनवर्स 1 का आंसर π/4। तो डेल्टा विल बी π/4, तो π/4 रेडियन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट MCQ पे चलते हैं। इन अ गिवन सर्किट द रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर V1 and V2 are 300 volt each, यानी V1 is connected to inductor
इंडक्टर एंड V2 इज कनेक्टेड टू कैपेसिटर, तो इंडक्टर वोल्टेज एंड कैपेसिटर वोल्टेज इज इक्वल टू 300 वोल्ट, राइट. द रीडिंग टू द वोल्ट मीटर V3 एंड ए मीटर रिस्पेक्टिवली, तो आपको ये V3 का रीडिंग ऑब्टेन करना है. V3 मतलब ये किसके साथ कनेक्ट है पैरेलल में, रेजिस्टेंस के साथ, तो आपको VR फाइंड करना है, राइट. एंड करंट, आप करंट भी फाइंड करना है, ठीक है. ये सर्किट में क्या फाइंड करना है, करंट. अब वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है, तो इन AC सर्किट द रिजल्टेंट वोल्टेज V स्क्वायर R प्लस VL माइनस VC द होल स्क्वायर, राइट. बट यहाँ पे VL और VC दोनों सेम है, तो यानी ये टर्म तो ज़ीरो हो जाएगा. तो V का आंसर क्या होगा, अंडर रूट ऑफ V स्क्वायर R, मतलब कि V इज इक्वल टू VR, और V आपको दिया है, कितना दिया है, 220 वोल्ट. वोल्टेज आपको मिलेगा 220. अब आपको करंट फाइंड करना है. तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है, तो करंट का फॉर्मूला I इज इक्वल टू V अपॉन R. तो वोल्टेज आपको दिया है 220, और यहाँ पे V3 में आपको करंट फाइंड करना है ना. तो V3 किसके साथ ज्वाइन है, सिर्फ R के साथ. अगर ये समझ लो बेटा कि ये टोटल करंट नहीं है, इट इज़ अ करंट पासिंग थ्रू ओनली R. अगर टोटल करंट का फॉर्मूला लेंगे ना, तो V अपॉन Z लिखना पड़ेगा, इम्पीडेंस हमें लेना पड़ेगा, ठीक है. तो यहाँ पे सिर्फ R में आपको फाइंड करना है करंट, तो V अपॉन R. तो R की जो वैल्यू है रेजिस्टेंस की, तो V अपॉन R करंट आपको फाइंड करना है. तो रेजिस्टेंस की वैल्यू है 100 ओम, 100 ओम. तो फाइनली इसका जो आंसर आएगा वो 2.2 एम्पियर आएगा. यहाँ पे रेजिस्टेंस की जो वैल्यू आपको दी है, ये दी है 100 ओम, ठीक है. तो इसका जो आंसर आपको मिलेगा वो मिलेगा 2.2. तो हमारा जो ऑप्शन है, एक वोल्टेज का आंसर है 220 वोल्ट और करंट का आंसर है 2.2 एम्पियर, राइट. तो ऑप्शन बी इज आवर राइट ऑप्शन. चलते हैं नेक्स्ट MCQ पे. अ 220 वोल्ट इनपुट सप्लाई टू अ ट्रांसफार्मर, यानी इनपुट मतलब कि प्राइमरी, तो VP इज इक्वल टू 220 वोल्ट. द आउटपुट सर्किट ड्रॉस अ करंट ऑफ 2 एम्पियर. आउटपुट में करंट यानी सेकेंडरी में करंट, तो IS इक्वल टू 2 एम्पियर एट वोल्टेज 440 वोल्ट, यानी आउटपुट वोल्टेज आपको दिया है VS इक्वल टू 440 वोल्ट. इफ द एफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसफार्मर, एफिशिएंसी वो आपको दिया है 80%, यानी 0.8. द करंट ड्रॉन बाय द प्राइमरी वाइंडिंग, यानी करंट ड्रॉन बाय द प्राइमरी वाइंडिंग, यानी करंट इन प्राइमरी आपको फाइंड करना है. एफिशिएंसी का फॉर्मूला ऐसा होता है, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर इज इक्वल टू एफिशिएंसी. तो एफिशिएंसी ईटा, आउटपुट पावर मतलब पावर इन सेकेंडरी, एंड इनपुट पावर मतलब पावर इन प्राइमरी. तो पावर मतलब वोल्टेज इनटू करंट, तो ये होगा VS IS और ये होगा VP IP. ईटा की वैल्यू आपको दी है, ईटा इज गिवन, इट इज अ 0.8, VS इज 440 इनटू
IS इज इक्वल टू 2 एम्पियर, VP इज इक्वल टू 220 और IP आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो आपको IP मतलब पावर इन प्राइमरी आपको फाइंड करना है। तो क्या होगा दोस्तों कि जो IP को अगर हम सब्जेक्ट बना दें यहाँ पे, तो IP इज इक्वल टू 0.8 इंटू 220। IP को अगर हम सब्जेक्ट बना दें, 1 मिनट, IP को यहाँ पे ले जाना पड़ेगा। IP इज इक्वल टू 440 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 220 इंटू 0.8। फाइनली जब आप कैलकुलेट करोगे तो जो पावर आएगा आपका वो आएगा, सॉरी करंट आएगा वो 5 एम्पियर आएगा। तो ये 5 एम्पियर आपका करंट, तो ऑप्शन होगा डी। एफिशिएंसी का फॉर्मूला आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर, यानी आउटपुट पावर मतलब पावर इन सेकेंडरी अपॉन पावर इन प्राइमरी, यानी VS IS अपॉन VP IP। VS इज गिवन, IS इज गिवन, VP इज गिवन, एफिशिएंसी गिवन, आपको IP फाइंड करना है, राइट। तो IP को आप सब्जेक्ट बना दो, तो इसका आंसर आएगा 5 एम्पियर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट MCQ पे चलते हैं। अ ट्रांसफार्मर used to light a 100 watt and 110 volt lamp from 220 volt means if the main current is equal to 0.5 एम्पियर। मेन करंट आपको दिया है 0.5 एम्पियर, तो आपको फाइंड क्या करना है, तो फाइंड करना है आपको एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर, एफिशिएंसी फाइंड करनी है। ठीक है, यानी यहाँ पे ट्रांसफार्मर यूज्ड लाइट 100 वाट, यानी ये जो पावर दिया है वो ट्रांसफार्मर में ये लाइट प्रोड्यूस होती है इतने वाट, मतलब कि ये जो पावर है ये आउटपुट पावर है। ठीक है, तो आउटपुट पावर PS इक्वल टू 100 वाट, राइट, एंड 110 वोल्ट लैम्प, राइट। अब आपको 220 वोल्ट मेंस यानी ये इनपुट दिया है, तो वोल्टेज ऑफ प्राइमरी ये है 220 वोल्ट एंड करंट इन प्राइमरी, तो करंट इन प्राइमरी आपको दिया है IP इज इक्वल टू, यानी मेन में करंट वो आपको दिया है 0.5 एम्पियर। आपको फाइंड करनी एफिशिएंसी, तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, आउटपुट पावर मतलब पावर इन सेकेंडरी अपॉन इनपुट पावर पावर इन प्राइमरी। यहाँ पे परसेंटेज में दिया है, यानी इनटू करना पड़ेगा हमें 100, तो ये परसेंटेज हो जाएगा। तो PS पावर इन प्राइमरी मतलब वोल्टेज ऑफ प्राइमरी एंड करंट ऑफ प्राइमरी इंटू 100, तो PS आपको दिया है 100 वाट, वोल्टेज इन प्राइमरी, तो वोल्टेज इन प्राइमरी आपको दिया है 220 और करंट इन प्राइमरी आपको दिया है 0.5 इंटू 100। तो फाइनली जब आप इसका आंसर लाओगे तो इसका आंसर होगा परसेंटेज में 90%। ठीक है, तो ये आपकी एफिशिएंसी हो गई। एफिशिएंसी का आंसर आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर परसेंटेज में अगर आपको कन्वर्ट करना है तो इंटू 100। आउटपुट पावर डायरेक्टली दिया है, इनपुट वोल्टेज और इनपुट पावर आपको दे दिया है, पुट द वैल्यू, आंसर आएगा 90%, यानी हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट MCQ की बात करें
तो अ प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल ऑफ अ ट्रांसफार्मर हैव 50 एंड 1500 टर्न्स, यानी प्राइमरी 50 टर्न्स है और सेकेंडरी 1500 टर्न्स है। If the magnetic flux link with a primary coil is given by magnetic flux in a primary coil phi p, वो आपको क्या दे दिया है, phi 0 plus 40, here phi 0 is a constant, तो phi 0 आपको दिया है यहाँ पे constant, जो phi 0 है वो है constant। The output voltage across the secondary coil is, यानी output voltage यानी सेकेंडरी कॉइल में आपको वोल्टेज Vs फाइंड करना है, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन में आपको फ्लक्स दी है, तो अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ डी फाई बाई डी टी, डी फाई बी पी बाई डी टी इक्वल टू वोल्टेज वी पी। फैराडेज लॉ डी फाई बाई डी टी इक्वल टू ई एम एफ मतलब वोल्टेज। तो डी बाई डी टी फाई पी की वैल्यू रखो फाई 0 प्लस 40। अगर डेरिवेटिव लेते हो तो ये तो फर्स्ट टर्म तो कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0, और सेकंड टर्म डी बाई डी टी 40 का डेरिवेटिव आएगा 4, यानी वी पी आया 4 वोल्ट, ठीक है। अब आपको सेकेंडरी कॉइल में वोल्टेज फाइंड करना है, तो एन एस बाय एन पी इज इक्वल टू वी एस बाय वी पी। तो वी एस का आंसर क्या होगा, वी एस इज इक्वल टू एन एस वी पी बाय एन पी। वी एस इज इक्वल टू एन एस वी पी बाय एन पी, राइट। तो नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल जो आपको दिए हैं, तो नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल आपको क्या दिए हैं, तो नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल इज इक्वल टू 1500, ठीक है। एन पी है 50, तो 1500 एन पी आपको दिया है 50 इंटू वी पी का आंसर हमने आगे लाया 4 वोल्ट, तो वी एस का जो आंसर होगा वो होगा 120 वोल्ट, राइट। तो ये वोल्टेज इन सेकेंडरी। नाउ नेक्स्ट MCQ, what is the value of inductance L for which the current is maximum in a LCR series circuit where C equal to 10 microfarad and omega equal to 1000 second inverse। तो देखो सर्किट में क्या है, एक्चुअली LCR सीरीज सर्किट है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ L इन द करंट, इन द करंट इज मैक्सिमम इन LCR सर्किट। तो वी नो दैट करंट इन LCR सर्किट I इक्वल टू V बाय Z, यानी V अपॉन अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XC माइनस XL द होल स्क्वायर। यहाँ पे XL माइनस XC भी लिख सकते हो बिकॉज होल स्क्वायर है तो चलता है। तो कोई बुक में XL माइनस XC लिखा होता है, कोई बुक में XC माइनस XL। होल स्क्वायर है तो आप कुछ भी लिख सकते हो, XL को पॉजिटिव और XC को नेगेटिव, या XC को पॉजिटिव XL को नेगेटिव। होल स्क्वायर है तो आंसर सेम ही आएगा। आपको करंट मैक्सिमम चाहिए, यानी इफ ओमे XC एंड XL आर सेम, तो ये सेम हो जाएगा। तो क्या होगा, अगर ये सेम हो जाएगा तो I की वैल्यू क्या आएगी, I इज इक्वल टू V अपॉन आर। तो ये जो करंट है ये करंट से मैक्सिमम हो गया है, तो तब ये मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो इसके लिए कंडीशन क्या है कि XC इज इक्वल टू XL। तो XC का आंसर क्या होता है दोस्तों, तो 1 अपॉन ओमेगा C, और XL का ओमेगा L।
तो आपको फाइंड करना है इंडक्टेंस L। तो L का आंसर 1/ओमेगा² इंटू सी। तो 1/ओमेगा, बेटा ओमेगा की वैल्यू आपको क्या दी है 1000, और सी आपको कितना दिया है 10 माइक्रोफैराडे। 10 माइक्रोफैराडे मतलब 10 इंटू 10⁻⁻6 फैराडे। तो जो L की वैल्यू आएगी यहाँ पे, तो L इज इक्वल टू यहाँ पे आएगा 0.1 हेनरी, मतलब कि 100 मिली हेनरी, राइट। ऑप्शन ए इज करेक्ट। वंस अगेन, अगर ये फॉर्मूला में XC और XL दोनों सेम हो जाए तो ये डिनोमिनेटर कम हो जाएगा, तो करंट मैक्सिमम हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर बन जाएगा R, करंट हो जाएगा मैक्सिमम। तो उसके लिए कंडीशन है XC इक्वल टू XL। XC मतलब 1/ओमेगा C, XL मतलब ओमेगा L। आपको L को सब्जेक्ट बना दो तो 1/ओमेगा² C। नाउ पुट द वैल्यू, तो आपको मिल जाएगा L। चलते हैं नेक्स्ट MCQ पे। Next MCQ, a coil of inductive reactance is 31 ohm। इंडक्टिव रिएक्टेंस मतलब XL, राइट। हैज अ रेजिस्टेंस इज 8 ओम। तो रेजिस्टेंस R आपको दिया है 8 ओम। is placed in series with a condenser of a capacitive reactance is 25 ohm। मतलब XC आपको दिया है 25 ohm। The combination is connected to an AC source of 110 वोल्ट, यानी वोल्टेज आपको दिया है 110। फाइंड द पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर मतलब कॉस डेल्टा, ये आपको फाइंड करना है। तो पावर फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, तो पावर फैक्टर कॉस डेल्टा इज इक्वल टू R/Z। यहाँ पे Z का आंसर क्या आएगा, तो इम्पीडेंस Z इक्वल टू, देखो LCR सीरीज तीनों सर्किट है ना, तो Z का आंसर क्या आएगा √ऑफ R² प्लस XC माइनस XL द होल स्क्वायर। चलो, R रेजिस्टेंस है 8, R² मतलब √8², राइट, प्लस XC आपको कितना दिया है 25, और XL आपको कितना दिया है 31 द होल स्क्वायर, राइट। सो ऊपर होगा 8, नीचे होगा 8 का स्क्वायर मतलब 64, √64 प्लस ये -6, 25 माइनस 31 मतलब -6 का स्क्वायर मतलब 36, तो नीचे आएगा 100, तो 100 का रूट मतलब 10, तो 8/10, यानी आंसर होगा 0.8। सो हमारा जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, कॉस डेल्टा, सिंपल R/Z, और ये Z में R, XC और XL की वैल्यू डाल दो, फाइनली आपको कॉस डेल्टा पावर फैक्टर मिल जाएगा, राइट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 27, a wire of resistance R is connected in series with an inductor of resistance omega L। यानी आपको सर्किट में क्या दिया है, तो सर्किट में आपको दिया है एक R और दूसरा इंडक्टर, राइट, ये आपको दिया है। देन क्वालिटी फैक्टर, Q फैक्टर की वैल्यू फाइंड करनी है। RL सर्किट में ये R है और ये L, तो क्वालिटी फैक्टर Q फैक्टर का फॉर्मूला देखो। Q फैक्टर का फॉर्मूला होता है 2 पाई इंटू
total energy stored in circuit, total energy stored in circuit, okay, divided by loss in energy, loss in energy in each cycle, in each cycle. ये पावर फैक्टर का फॉर्मूला है। तो टोटल एनर्जी की अगर हम बात करें तो टोटल एनर्जी, तो यहाँ पे R और L है, तो एनर्जी स्टोर, रेजिस्टेंस एनर्जी स्टोर नहीं करता, तो एनर्जी स्टोर कौन करेगा? सिर्फ इंडक्टर। तो एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर, एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर, एनर्जी स्टोर सिर्फ इंडक्टर ही करेगा, यानी हाफ L I स्क्वायर, राइट। पावर लॉस, पावर लॉस का फॉर्मूला होता है पावर P मतलब एनर्जी अपॉन टाइम, और पावर का फॉर्मूला I स्क्वायर RMS इंटू आर, RMS इंटू आर, राइट। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा? एनर्जी का आंसर I स्क्वायर RMS इंटू आर इंटू टी। यहाँ पे मैं कैपिटल टी लेता हूँ। क्यों कैपिटल टी लूँगा? क्योंकि आपको पर साइकिल बोला है, तो टाइम जो है वो 1 साइकिल जितना लेना है। बट वी नो दैट 1 अपॉन टी, but 1 upon t is equal to, but t equal to 1 by f, and IRMS equal to IM by रूट 2, यानी मैं यहाँ पे I by रूट 2 लिख लूँगा, चलेगा। तो एनर्जी लॉस, ये जो है फॉर्मूला, ये एनर्जी स्टोर का हुआ, और ये जो फॉर्मूला है वो एनर्जी लॉस का, ठीक है। ये पावर लॉस, और ये जो है वो एनर्जी लॉस का। तो फाइनली एनर्जी लॉस क्या आएगा? तो एनर्जी लॉस इज इक्वल टू, एनर्जी लॉस इक्वल टू, देखो यहाँ पे I स्क्वायर RMS, I स्क्वायर RMS यानी इसका स्क्वायर, यानी I स्क्वायर बाई 2 इंटू आर, और t का आंसर लेना है 1 अपॉन एफ, राइट। तो आपको एनर्जी लॉस मिल गया और एनर्जी स्टोर्ड मिल गया, तो आप क्यू फैक्टर आप फाइंड कर सकते हो। तो क्यू फैक्टर इज इक्वल टू 2 पाई, देखो एनर्जी स्टोर्ड यानी क्या होगा? हाफ LI स्क्वायर डिवाइडेड बाय एनर्जी लॉस क्या होगा? तो I स्क्वायर R बाई 2F, यानी ये 2 कैंसिल हो जाएगा, I स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा 2 पाई L, F ऊपर चला जाएगा और R नीचे, बट 2 पाई F को बोलते हैं हम ओमेगा। तो Q फैक्टर का आंसर होगा ओमेगा L डिवाइडेड बाय R। तो हमारा जो ऑप्शन होगा E। वंस अगेन Q फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द सर्किट डिवाइडेड बाय एनर्जी लॉस। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस एनर्जी स्टोर नहीं करता है, तो एनर्जी स्टोर कौन करेगा? इंडक्टर। तो टोटल एनर्जी स्टोर्ड मतलब एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर, तो हाफ LI स्क्वायर। अब पावर लॉस का फॉर्मूला, पावर मतलब एनर्जी पर यूनिट टाइम, यानी पावर लॉस का फॉर्मूला I स्क्वायर RMS इंटू आर। यहाँ पे ईच साइकिल बोला है, तो टाइम t इक्वल टू 1 साइकिल लेंगे, तो 1 साइकिल का टाइम होता है पीरियोडिक टाइम, तो ये मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अब t का आंसर 1 अपॉन एफ और IRMS का आंसर I बाई रूट 2, उसकी वैल्यू यहाँ पे आप रख दो, तो आपको एनर्जी लॉस कितना मिल जाएगा? I स्क्वायर R डिवाइडेड बाई 2F। ये वैल्यू एनर्जी लॉस की वैल्यू और एनर्जी स्टोर की वैल्यू आप ये इक्वेशन में डाल दो, तो फाइनली आपको Q फैक्टर
मिल जाएगा। नेक्स्ट, इन अ सर्किट ऑफ इंडक्टेंस L and capacitance C are connected shown in the figure, राइट। A1 एंड A2 आर एमीटर्स, यहाँ पे A1 और A2 क्या है, एमीटर्स। व्हेन की K is pressed to complete the circuit, then just after closing the key K, the reading of current will be, यानी अब मैं इसको प्रेस कर देता हूँ, यानी यहाँ से करंट स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे जो बैटरी है ना, ये बैटरी डीसी बैटरी है, तो डीसी बैटरी है तो यहाँ से करंट गया। अब देखो, एल क्या है, इंडक्टर, तो इंडक्टर does not allow डीसी करंट, यानी इंडक्टर में से सिर्फ एसी करंट पास हो सकता है, डीसी करंट पास नहीं हो सकता। तो यहाँ से तो करंट पास नहीं होगा, तो जितना करंट होगा वो यहाँ से चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, 0 इन बोथ A1 A2, मैक्सिमम इन A1 A2, 0 इन A1, मैक्सिमम इन A2, मैक्सिमम इन A1, 0 इन A2। तो यहाँ पे जितना करंट होगा वो सारा A1 में चला जाएगा, क्योंकि A2 L से आगे और ये पाथ पे यहाँ पे करंट पास होगा नहीं। तो ऑप्शन क्या आएगा, A2 में करंट 0 और A1 में मैक्सिमम। तो A2 में करंट 0 और A1 में मैक्सिमम, तो ऑप्शन डी। Next MCQ. If epsilon 0 and mu 0 are respectively electric permittivity and magnetic permeability of free space, when epsilon and mu are the for medium, यानी epsilon is the permittivity for medium, mu is the permeability of medium, the refractive index of medium is dash। आपको refractive index फाइंड करनी है। refractive index का फॉर्मूला आपको पता है, अंडर रूट ऑफ mu r into k, but you know that mu r is equal to mu by mu 0 and k equal to epsilon by epsilon 0। तो यहाँ पे वैल्यू रख दो आप, अंडर रूट ऑफ, बेटा म्यू आर की वैल्यू क्या है, म्यू आर की वैल्यू म्यू बाय म्यू 0 एंड के की वैल्यू एप्सलॉन बाय एप्सलॉन 0। तो जो हमारा ऑप्शन होगा म्यू इंटू ए अपॉन म्यू 0 एप्सलॉन 0 अंडर रूट, ये आंसर, राइट। नेक्स्ट एमसीक्यू पे चलते हैं। एमसीक्यू है, द टाइम कांस्टेंट ऑफ सी आर सर्किट इज डैश। टाइम कांस्टेंट यानी सी आर, वो टाइम उसका टाइम कांस्टेंट क्या होगा, ये 4 में से। यानी देखो सी और आर की बात करते हैं, तो पहले आर होगा वी अपॉन आई, चलो आर होगा वी अपॉन आई एंड सी होता है क्यू बाय वी। तो चलो आर इंटू सी अगर हम करें तो वी अपॉन आई क्यू बाय वी, ये वी तो कैंसिल हो गया। चलो क्यू का फॉर्मूला होता है आई इंटू टी अपॉन आई, ये आई कैंसिल हो जाएगा। तो आर सी इज द टाइम कांस्टेंट, यानी आर सी का यूनिट आएगा टाइम जितना, तो आर सी इज टाइम कांस्टेंट। तो यानी इसका आंसर होगा आर सी और सी आर इज द टाइम कांस्टेंट, यानी आर का फॉर्मूला वी अपॉन आई, सी का फॉर्मूला क्यू अपॉन वी। आर इंटू सी करेंगे तो वी अपॉन आई क्यू बाई वी, वी कैंसिल हो जाएगा, और क्यू का फॉर्मूला होता है आई इंटू टी, तो उसकी वैल्यू यहाँ पे रख दोगे तो आई कैंसिल, यानी आर सी का यूनिट होगा वो टाइम जितना आएगा, तो आर इंटू सी इज द टाइम कांस्टेंट। तो एमसीक्यू हमने एमसीक्यू नंबर 16 to 30 नंबर देखा। आज के जो एमसीक्यूज है वो स्पेशली नीट वाले जो बच्चे नीट की प्रिपरेशन करते हैं उनके लिए है। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो JEE मेंस वाले बच्चों के लिए होगा। तो JEE मेंस वाले जो इक्वेशंस है और उसके फॉर्मूलास है तो वो हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।